previous chapters you have read about peasants, tribals, weavers, iron smelters, you have read all. In this, and what were the impacts of the British rules on them? For example, on iron smelters, on weavers. In this chapter, you will read about impacts of British on the students. वो कैसे एजुकेशन लेके आए इंडिया में. British considered it very tough when they had to rule over uncivilized people. For example, tribals से वो बहुत तंग आ चुके थे. ब्रिटिश के लिए उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था. That's why they hired विलेज हेडमैन. विलेज हेडमैन को कहते होते थे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक ही काम देते थे, कंट्रोल द पीपल, अपने लोगों को कंट्रोल करके रखना. क्योंकि इट वाज वेरी टफ फॉर द ब्रिटिश टू रूल ओवर सच पीपल हु डिडंट नो रूल्स एंड रेगुलेशंस. जिनको ट्राइबल्स को पता ही नहीं था रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं. On the other hand, no British decided to settle in India. अब वो रूलर्स बन चुके थे. And for administrative work, they needed clerks. उन्हें clerks चाहिए. अगर वो clerks ब्रिटेन से मंगवाते तो वो higher wages मांगते हैं. Now British अब उन्होंने सोचा कि इंडियंस को ही पढ़ाते हैं, इन्हीं को एजुकेट करते हैं ताकि ये लोग क्लरिकल जॉब्स जो है ना वो चीप रेट पे हमारे अंडर कर सके. इंडियंस वर रेडी टू वर्क एट लो वेजेस. अगर वो क्लर्क यूरोप से मंगवाते, इंग्लैंड से मंगवाते तो वो दे चार्ज हायर वेजेस. अब अपने फायदे के लिए वो इंडिया में एजुकेशन भी लेके आए. वैसे भी वो चाहते थे कि इंडियन सिविलाइज्ड रहे बिकॉज ब्रिटिश हैड टू रूल ओवर देम. उनको था कि अनसिविलाइज्ड रहेंगे तो इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर देम टू रूल ओवर अनसिविलाइज्ड पीपल. नो दे वांटेड टू civilize Indian people for their own benefits, अपने benefits के लिए. ठीक है, तो इसमें आपने ये सारा पढ़ना. First is in 1783 a person named William Jones arrived in Calcutta. Name of the person William Jones. कहाँ पे आया? Calcutta. In which year? 1780. So you have to learn year, place, name of the British. William Jones. He had an appointment as a junior judge in Supreme Court. क्यों आया वो इंडिया? क्योंकि वो क्या अपॉइंट हुआ था? जूनियर जज इन सुप्रीम कोर्ट जो कि कंपनी ने सेटअप की थी. जोन्स वाज अ लिंग्विस्ट. अब लिंग्विस्ट कौन होते थे? समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस. जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो उसे क्या कहा जाता है? लिंग्विस्ट. तो जोन्स जो था ना, ही वाज अपॉइंटेड एज जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, केम टू इंडिया. ठीक है, इंडिया में आया. एंड कौन था वो? he was linguist. Linguist means he had knowledge about various languages. बहुत सारी languages उसे आती थी. He had, अब सुनो कौन कौन सी languages. He had studied Greek and Latin at Oxford. Oxford University में क्या पढ़ के आया था वो? Greek and Latin. अब फ्रेंच एंड इंग्लिश ये भी. had picked up Arabic from a friend. अरेबिक लैंग्वेज किससे सीख ली? फ्रेंड से. and had also learned Persian at Calcutta. देखो कितनी लैंग्वेजेस आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक, लेटिन, देन इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक. अरेबिक किससे सीखी? फ्रेंड से. एंड देन पर्शियन. At Calcutta, he began spending many hours a day with pandits. अब कैलकाटा में काफी घंटे वो किसके साथ स्पेंड करता था? आपको पता है पहले सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में होती थी.
कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली तो बना बहुत देर बाद जाके, कब बना? 1911 में। 1900 दिल्ली बना। तो पहले कलकत्ता वाज द कैपिटल, तो सुप्रीम कोर्ट वाज इन कलकत्ता। तो वो जूनियर जज अपॉइंट हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट का, तो दैट्स वाई। कितने कितने घंटे वो किसके साथ स्पेंड करता? विद पंडित्स। और कौन सी लैंग्वेज सीखने के लिए? संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर, ये सब सीखने के लिए पंडित्स के साथ उसने पोएट्री। ही स्पेंट लॉन्ग आवर्स विद पंडित्स इन कलकत्ता। क्या क्या सीखने के लिए? ग्रामर, लैंग्वेज, पोएट्री। Soon he was studying ancient Indian text on law. अब उसने टेक्स्ट पढ़े किस किस सब्जेक्ट पे? लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, अर्थमेटिक, मोरालिटी, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस। ये सारे टेक्स्ट उसने इंडिया में पढ़े। विलियम जोन्स 1790, in which year he came to Calcutta? 1783 he came to Calcutta. He was appointed as, and he was linguist. कितनी लैंग्वेजेस देखो से आती थी? ग्रीक, पर्शियन, ठीक है, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सारी लेटिन, ये सारी लैंग्वेजेस आती थी। कलकत्ता में कितने कितने घंटे स्पेंड किए विद पंडित्स, पंडित्स के साथ। अब वहां पे क्या पढ़ने के लिए? संस्कृत, और साथ में ग्रामर एंड देन पोएट्री। एंड फिर उसने और भी स्टडी की, टेक्स्ट बुक्स पढ़ी। ऑन विच सब्जेक्ट्स? लॉ, रिलीजन, फिलोसफी, ये सारी उसने टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ी। विलियम जोन, तो ही वाज लिंग्विस्ट। इज इट क्लियर? लिंग्विस्ट कौन होते हैं? नेक्स्ट, अब जोन्स डिस्कवर्ड, अब जोन्स को पता चल चुका था कि और भी ऐसे ब्रिटिश हैं who had interest in other languages also, जो कि उसकी तरह लिंग्विस्ट हैं। अब वो कौन थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कलकत्ता एट दैट टाइम। उसको लगा कि और भी ब्रिटिश हैं जिनका इंटरेस्ट है दूसरी लैंग्वेजेस में। फॉर एग्जाम्पल हेनरी थॉमस कोलब्रुक, एक तो ये, एंड नाथानियल हलहेड। These were the Britishers। उसको लगा कि ये ब्रिटिशर्स भी उसी की तरह लिंग्विस्ट हैं, इनका भी इंटरेस्ट इंडियन कल्चर को पढ़ने में है। And discovering these people, they were discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English. तो उसको लगा कोलब्रुक एंड नाथानियल जो है, इनका भी इंटरेस्ट इंडियन कल्चर को स्टडी करने में, क्योंकि जोन उसका तो था ही ना इंटरेस्ट। उसको लगा कि और भी ब्रिटिश हैं जिनका इंटरेस्ट है इंडियन कल्चर को स्टडी करने। तो उसको पता चल चुका था विलियम जोन्स को। कौन से ब्रिटिश? कोलब्रुक और नाथानियल। उसको लगा कि ये लोग भी इंडियन कल्चर को पढ़ना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रांसलेट किया संस्कृत वर्क को। इन विच लैंग्वेज? इंग्लिश। संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इन इंग्लिश, इनटू इंग्लिश। पर्शियन मुस्लिम्स का एंड संस्कृत हिंदुओं का, दोनों ही। इन्होंने संस्कृत एंड पर्शियन वर्क को दे ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये इकट्ठे टुगेदर विद जोन्स, तीनों ने मिलकर क्या सेटअप की? एशियाटिक सोसाइटी एट बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। अब आपने पहले पढ़ा विलियम जोन्स के बारे में, लिंग्विस्ट था, कलकत्ता में बहुत से आवर्स स्पेंड करता था पंडितों के साथ। इसको कलकत्ता में रहते हुए ऐसे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स मिले जो कि इंडियन कल्चर की स्टडी कर रहे थे, और वो कौन थे? कोलब्रुक एंड नाथानियल। तो इससे लगा, विलियम जोन्स को लगा
कि क्यों नहीं ये मिलके काम करते, तो इन्होंने मिलके क्या सेटअप की, एशियाटिक सोसाइटी, कहाँ पे, बंगाल, एंड स्टार्टेड अ जर्नल, इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया दैट वाज नोन एज एशियाटिक रिसर्चेस। अगर आपको पूछा जाए हु स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस, तो आप बता सकते हो ना, विलियम जोन्स, कोलब्रुक एंड नाथेनल, बता सकते हो ना, ये लिंग्विस्ट थे, इंडिया के कल्चर की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अब जोन्स एंड कोलब्रुक came to represent a particular attitude towards India. अब इन्होंने क्या क्या किया, they showed a deep respect for ancient culture, मैंने पहले ही बताया कि ancient culture की बहुत respect थी इनके मनों में, both of India and the West, वो इंडिया के कल्चर की भी रिस्पेक्ट करते थे, साथ में अपनी कंट्री के भी, ये नहीं है कि वेस्ट के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, they respected Indian culture with Western culture, मोस्टली ब्रिटिश वेस्टर्न कल्चर की रिस्पेक्ट करते रहे, पर ये लोग इंडियन कल्चर की भी रिस्पेक्ट करते रहे, ठीक है। इंडियंस खुद वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, बट ये ब्रिटिश ऐसे थे हु रिस्पेक्टेड इंडियन कल्चर विद वेस्टर्न कल्चर, दोनों की रिस्पेक्ट करते थे। कोलब्रुक एंड जेम्स, कोलब्रुक एंड James, William Jones, sorry, Colebrook and Jones, William Jones, respected Indian culture with Western culture, दोनों ही। They felt it had attained its glory in ancient past, but now it got declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal text. उनको था कि अगर हमने प्रॉपर इंडिया के बारे में नॉलेज गेन करनी है ना, तो वो ही हैड टू स्टडी अबाउट इट्स लीगल, इसके लीगल टेक्स्ट के बारे में और रिलीजियस टेक्स्ट की हमें स्टडी करनी पड़ेगी। They wanted to gain proper knowledge about India and for that they had to study, क्या पढ़ना था उन्हें, लीगल एंड रिलीजियस टेक्स्ट, दोनों पढ़ने थे उनको। Jones and Colebrook went about discovering ancient text, understanding their meaning. अब देखो उन्होंने ancient text पढ़ा, meaning के बारे में नॉलेज कलेक्ट की, उन्हें ट्रांसलेट किया, मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स। अब उन्होंने ट्रांसलेट करके दूसरों को उसके बारे में नॉलेज दी। अगर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए तो इट मींस काफी ब्रिटिशर्स को नॉलेज मिली इंडियन कल्चर की। तो जोन्स एंड कोलब्रुक दोनों ने ही इंडियन कल्चर को पढ़ा, मीनिंग्स उसके जो भी थे वो निकाले उन्होंने एंड देन ट्रांसलेटेड सो दैट अदर ब्रिटिश कुड आल्सो गेट नॉलेज अबाउट इंडियन कल्चर। तो क्या क्या पढ़ा उन्होंने, टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट एंड लीगल टेक्स्ट, ये सब, बिकॉज दे वांटेड टू कलेक्ट नॉलेज अबाउट इंडिया, वो इंडिया के बारे में नॉलेज कलेक्ट करना चाहते थे। एंड दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम, इससे सिर्फ उन्होंने ब्रिटिश को ही नहीं नॉलेज दी, इंडियंस को भी कहा टू हैव प्राइड ओन योर पास्ट, अपने पास्ट पे गर्व फील करो, इंडियंस को भी कहा योर पास्ट वाज सो, आप कह सकते हो कि पास्ट में बहुत डेवलपमेंट्स हुई थी, फॉर एग्जांपल गुप्ता पीरियड्स आप कह सकते हो, तो पास्ट आपका बहुत ग्रेट रह चुका है, उन्होंने इंडियंस को भी सिखाया। हैड प्राइड ऑन योर पास्ट, दे ट्रांसलेटिंग द इंडियन टेक्स्ट इनटू English. In this way, they gave knowledge to various English. And on the other hand, they also told Indians to had pride on your past because your past was so great. उन्होंने इंडियंस को भी ये बात सिखाई कि आप अपने पास्ट पे गर्व फील करो, आपका पास्ट बहुत ग्रेट रह चुका है। तो ये चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें आप बताओगे it would help Indians rediscover their own heritage, understand the lost glories of their past. In this process, British would become the guardians of Indian culture as well as its masters.
कौन बन गए इंडियन कल्चर के गार्डियंस? ब्रिटिश। कौन से ब्रिटिश? जोन्स एंड कोलब्रुक became the guardians of Indian culture and its masters. सिर्फ ब्रिटिश को ही नॉलेज नहीं दी, gave knowledge to Indians also कि अपना हेरिटेज, अपना पास्ट देखो कितना ग्रेट था वो, हैव प्राइड ऑन दैट, अपने पास्ट पे गर्व फील करो आप। तो इन दिस वे ब्रिटिश, these British, they became the guardians, क्या बन गए? गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड द इट्स मास्टर्स आल्सो, क्योंकि उनके पास काफी नॉलेज थी अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, दे कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन, तो वो ये सारी स्टडी कर चुके थे, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया? गार्डियंस एंड मास्टर्स ऑफ इंडियन कल्चर। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना देती हूँ, वाई ब्रिटिश जोन्स एंड कोलब्रुक, उनको क्यों इंडियन कल्चर का गार्डियंस एंड मैं बोलूँ कि उनको क्यों कहा गया मास्टर्स? दे स्टडीड कौन से टेक्स्ट? रिलीजियस एंड लीगल टेक्स्ट, और साथ में कौन सी ग्रामर पढ़ी उन्होंने? संस्कृत ग्रामर, पोइट्री, ये सारा कुछ उन्होंने पढ़ा फ्रॉम पंडित्स, और दे वांटेड टू गेट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, इसके लिए उन्होंने टेक्स्ट, उनके टेक्स्ट पढ़े इंडियंस के, ट्रांसलेटेड दैट इनटू इंग्लिश, they gave knowledge to English, and on the other hand, side by side, they also encouraged Indians to have pride on your past because your past was so great. तो इस वजह से उन्होंने इंडियंस को भी इनकरेज किया। तो अपने आप सोचो, ऐसे लोग जिन्होंने ब्रिटिश को भी किया इनकरेज, इंडियंस को भी किया, तो क्या बन के बैठ गए? गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड इट्स मास्टर्स। तो ये अब influenced by such ideas, many company officials argued that British ought to promote Indian rather than Western learning. अब ब्रिटिश पता क्या कहते होते थे कि इंडियंस को उन्हीं की जो टेक्स्ट है ना वही पढ़ाया जाए रादर देन वेस्टर्न टेक्स्ट। वो कहते हैं इनको इन्हीं का टेक्स्ट पढ़ाओ, ना कि वेस्टर्न, ठीक है। तो दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप, उन्होंने कहा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करो जहां पे ये लोग संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर पढ़ सकें एंड पोएट्री। उन्होंने कहा इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करो जहां पे संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत एंड पर्शियन, क्योंकि मुस्लिम्स भी तो थे ना, संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर, पोएट्री ये लोग पढ़ सकें अपनी। तो उन्होंने कहा कि इनको इन्हीं का टेक्स्ट पढ़ाओ। Officials also thought that Hindus and Muslims taught that they were already familiar with and they valued their and the treasured no subjects that were alien to them. उन्होंने कहा इनको वो सब्जेक्ट्स पढ़ाओ जो उनके खुद के हैं, इनको संस्कृत पढ़ाओ, मुस्लिम्स को पर्शियन पढ़ाओ, क्योंकि these people are familiar with these languages, these texts, इनको इन्हीं के टेक्स्ट पढ़ाओ, इन्हीं की लैंग्वेजेस में पढ़ाओ, बिकॉज ये लोग उनसे फेमिलियर है, ना कि इन्हें एलियन सब्जेक्ट्स पढ़ा, एलियन जो कि ब्रिटिश के थे। उन्होंने कहा इनको एलियन दूसरे टेक्स्ट पढ़ाने से बेटर है इनको इन्हीं की अपनी कंट्री के टेक्स्ट पढ़ाओ उनको, ताकि अगर इनको एलियन सब्जेक्ट्स की तरफ हम नहीं ना लेके जाएंगे, इनको इन्हीं के टेक्स्ट में लगा देंगे, अपना ही टेक्स्ट पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं ये लोग हमारे लिए लॉयल हो जाएंगे कि ब्रिटिश हमारे टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देंगे, ये लोग हमारे टेक्स्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। इनको था कि हम इन लोगों के दिल जीत लेंगे, इंडियंस के दिल जीत लेंगे, क्योंकि अगर इनको इन्हीं के टेक्स्ट पढ़ाएंगे, एलियन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएंगे, तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारी फेवर में हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रिटिश ने ऐसे वाले काम किए। ओनली मैंने कहा है ना कि अपने, नो डाउट दे रिस्पेक्टेड इंडियन कल्चर, इंडियन टेक्स्ट उन्होंने रिस्पेक्ट की, इन्होंने कोलब्रुक ने, जोन्स ने, बट साथ में ब्रिटिश ने कहा कि इन्हें एलियन सब्जेक्ट्स की ओर लेके मत जाओ, टीच देम देयर ओन कल्चर इन देयर ओन लैंग्वेजेस, संस्कृत है, पर्शियन टेक्स्ट है, इन्हें वही पढ़ाओ, ना कि एलियन सब्जेक्ट्स की ओर। ब्रिटिश होप टू विन प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स, नेटिव्स मींस इंडियंस, वहां के रहने वाले लोग, रूल कहाँ पे कर रहे थे? इंडिया, तो नेटिव कौन है? इंडियंस। तो ब्रिटिश नेटिव्स के दिल जीतना चाहते हैं, ठीक है।
only then could be alien rulers expect to respected by their subjects. उनको था कि हम तो इनके लिए एलियन है, विदेशी है, अगर हम इनको इन्हीं के सब्जेक्ट्स की ओर ले जाएंगे, इनके सब्जेक्ट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, इनके कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, तो अपने आप ये इनके मनों में, इनके दिलों में हमारे लिए प्लेस बन जाएगी और ये एलियन रूलर्स के अंडर रहना प्रेफर कर लेंगे, क्योंकि वो तो एलियंस थे ना, उनको भी तो अपना जगह बनानी थी इंडिया में रहने के लिए, लोगों के दिलों में भी तो रहना था। अगर लोग ही नहीं उनकी फेवर, अभी तो इतने साल रूल कर गए, अगर वो लोगों के दिलों में अपनी जगह ना, नो डाउट बाद में 1 मिनट आई, जगह बनाई लोगों के दिलों में, जब रूल प्रॉपर एस्टैब्लिश हो गया तो स्ट्रिक्ट हो गए, फिर इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि लोगों को डराते थे, तो टेरर क्रिएट कर दिया, फिर तो लोग डरते थे उनसे। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो की, यू नो इट वेरी वेल, लोगों को आपस में लड़वाते थे, हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाते थे, तो तभी तो बंगाल की डिवीजन भी कर दी थी, हिंदू मुस्लिम्स को ही लड़ा दिया। फिर इस ऐसी पॉलिसीज अपना के इंडिया में उनका लालच बढ़ता चला गया। सारे ब्रिटिश तो बुरे नहीं थे ना, आपने लगान मूवी देखी होगी, लगान में ही आपको पता चल गया होगा कि सारे ब्रिटिश बुरे नहीं थे, कुछ ब्रिटिश इंडियंस के लिए अच्छे भी थे, वो इंडियंस के अगर उनके साथ कोई इंजस्टिस होता था तो वो उन ब्रिटिश को दुख होता था कि ऐसा क्यों, बट जब इनका प्रॉपर रूल सेटअप हो गया ना तो ये क्रूअल हो गए। फिर इन्होंने डिसीजन ले लिया कि इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज सारा वेल्थ इंडिया का किधर जा रहा था, ब्रिटेन, तभी तो आज की डेट में वी आर डेवलपिंग नेशन एंड ब्रिटेन इज 12th नेशन। वेल्थ ऑफ इंडिया ड्रेन्ड टू ब्रिटेन, किधर चला गया हमारा वेल्थ, ब्रिटेन। जो हमारे टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड ले गए, रानी वो ले गए, महाराजा रंजीत सिंह का कोहिनूर डायमंड, वहां की रानी जो है क्वीन विक्टोरिया, उसके क्राउन में है वो, क्राउन में है वो कोहिनूर डायमंड, ठीक है। तो जो लोग ये चीजें ले गए, तो आप अपने आप सोचो वेल्थ किधर गया इंडिया का। इंडिया वाज known as golden sparrow in those days before the coming of British. इंडिया वाज known as golden sparrow। तो किधर वो गोल्डन स्पैरो क्रो क्यों बन के बैठ गई, ऐसा क्या हो गया, किधर क्या वेल्थ, किधर क्या वेल्थ, वो सारा वेल्थ ब्रिटिश ले गए, तभी हम डेवलपिंग है, वो डेवलप्ड नेशन। अब इन्होंने और क्या क्या दिलों में जगह बनाई लोगों के। अब इन्होंने कहा कि मदरसा सेटअप करो, स्कूल सेटअप करो, मदरसा फॉर मुस्लिम्स, स्कूल्स फॉर हिंदू। इन्होंने कहा स्कूल्स एंड मदरसा सेटअप करो, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में मदरसाज लेके आओ, स्कूल्स लेके आओ, और वहां पे इन लोग इंडियंस को पढ़ाओ, इन्हीं का कल्चर पढ़ाओ। क्यों इन्हीं का कल्चर पढ़ाओ, सो दैट ब्रिटिश वांटेड टू, क्या जीतना चाहते थे, वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियंस, इंडियंस की सपोर्ट जीतना चाहते थे, अपनी फेवर में ले जाना चाहते थे, बिकॉज ब्रिटिश वर एलियंस फॉर इंडियन पीपल, वो एलियंस थे, और एलियन सब्जेक्ट पढ़ा के उनको अपने अगेंस्ट नहीं करना चाहते थे, उनको था इनको इन्हीं के सब्जेक्ट, इन्हीं के कल्चर। अब एक मिनट आपको आके कोई कहे तुम्हारा कल्चर ग्रेट वास्ट वेरी गुड, मैं खुद इस कल्चर की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको ऐसे आके कोई कोई फॉरनर कहे, तो आप उस फॉरनर की भी रिस्पेक्ट करोगे कि ये तो बहुत अच्छा, ये हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है, इज वेरी गुड, इज वेरी नाइस, आप ऐसे हो जाओगे। उन्होंने भी तो यही चालाकी चली, नो डाउट वो ये लोग अच्छे थे जिन्होंने ये स्टडी किया सब कुछ, ठीक है। नो सेटअप मदरसा, अब मदरसा सेटअप हुए कलकत्ता में 1781 में, अरेबिक पर्शियन लैंग्वेजेस इस्लामिक लॉ वहां पे पढ़ाया गया। मैंने पहले ही बताया मुस्लिम्स के लिए जो स्कूल्स उन्हें मदरसा कहा गया। अब मुस्लिम संस्कृत तो पढ़ेंगे नहीं, कौन सी लैंग्वेज पढ़ी, पर्शियन, अरेबिक, विच लॉ, इस्लामिक लॉ, हिंदू लॉ थोड़ा पढ़ेंगे वो, इस्लामिक लॉ। अगर आपको मैं पूछूं, अब 1 मिनट में ये क्वेश्चन क्लियर, मदरसा किसके लिए स्कूल्स, और क्या पढ़ाया गया उन स्कूल्स में, पर्शियन, अरेबिक एंड विच लॉ, इस्लामिक लॉ, पता चल गया ना। अब नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन बनारस। अब हिंदुओं का कॉलेज कहाँ पे सेटअप हुआ, बनारस में 1791। अब यहाँ पे बताओ विच टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट पढ़ाया गया, पर्शियन टेक्स्ट और संस्कृत, संस्कृत, और विच लॉ, हिंदू लॉ। पर्शियन टेक्स्ट किधर, मदरसा में, संस्कृत टेक्स्ट किधर, बनारस के कॉलेज में, इतना याद रहेगा। चलो ये ब्रिटिश सब लेके आए मदरसा,
एंड कॉलेजेस, स्कूल्स लेके आए, मदरसास लेके आए, कॉलेजेस लेके आए। कहाँ पे कॉलेज सेटअप हुआ? बनारस में। कहाँ पे? बनारस। मदरसा कहाँ पे सेटअप हुआ? कलकत्ता में 1781। 10 ईयर प्लस कर दो तो क्या सेटअप हुआ? कॉलेज। कहाँ पे? बनारस। अब हिंदू कॉलेज है ना, तो वहां पे विच टेक्स्ट? मदरसा तो वैसे ही मैंने बता दिया मुस्लिम्स का है, तो वहां पे कौन सी लैंग्वेजेस? पर्शियन, अरबिक एंड विच लॉ? इस्लामिक। विच लॉ? इस्लामिक लॉ।